बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मत कोसो अपनी मजबूरियों को, हर हाल में चलना सीख लो। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो लेट्स टॉक विद जर्नलिस्ट परवीन। और आज के इस कार्यक्रम में एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हमारे साथ है। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उनकी लाइफ से जुड़े अनेक ऐसे पहलू। आज आपके पहली बार आपके कैमरे के सामने आने वाले हैं। तो सारिका जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। और परिचय के आप मोहताज नहीं है। मैं बस सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि आप ENT स्पेशलिस्ट है जी, एलर्जी के स्पेशलिस्ट है, सर्जन है, ENT सर्जन है जी। अरावली को लेके आप काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के आप नेता हैं। जाहिर सी बात है, बड़ी दौड़ धूप भाग भरी जिंदगी रहती होगी, उसके बाद भी आप इतना सुंदर है। क्या खाते हैं? थैंक यू इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दर्शक जानना चाहेंगे ऐसा क्या खाते हैं? आई थिंक ब्यूटी इज स्किन डीप एंड जब अगर आप अंदर से आप अच्छे सोचो तो आपकी जो चेहरे में अच्छाई दिखने लगती है। तो चाहे आदमी सुंदर हो या ना हो तो आपको अच्छा लगने लगता है। जो आपकी एनर्जी वाइब्रेशन वो अच्छी आती है। बैलेंस डाइट खाने की कोशिश करती हूँ, जंक अवॉइड करती हूँ। मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मैं डेली एक्सरसाइज करूँ। आई प्ले बैडमिंटन एंड आई ट्राई नॉट टू थिंक नेगेटिव अबाउट एनीवन। तो उससे मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी अच्छी रहती है। आपकी लाइफ का बेस्ट और वर्स्ट पार्ट? मैं बेस्ट पार्ट था जब मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आई थी, टॉप रैंकर। मैं स्कूल की कैप्टन भी थी और स्कूल में फर्स्ट आई थी। और बाद में पता चला कि मैं आंध्रा स्टेट में ICSE टॉप किया था मैंने। और वर्स्ट था कि जब मुझे फर्स्ट ईयर को फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS नहीं मिला, तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन वर्ष था। जब मैंने दोबारा से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और ऑल इंडिया फिर मैं रैंक 587 लाई, वो मुझे लगता है कि सबसे चैलेंजिंग टाइम था। और आज मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, जब 17 साल की मेरी बेटी है, तो मुझे वही समय याद आता है जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। और अभी पिछले 2 हफ्ते पहले आपको पता होगा कि 10th और 12th के 5 बच्चे गुड़गांव में उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, सुसाइड कमिट किया। तो ये बहुत दर्दनाक है सभी किसी भी पेरेंट के लिए कि बच्चा सुसाइड से अपनी ख़त्म हो जाए। क्योंकि आजकल पता है 1 या 2 बच्चे होते हैं और सारी ज़िंदगी जो है बच्चों के अराउंड होती है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू भी किए, ऑनलाइन भी, और स्कूल में जाकर मैंने 400-500 बच्चों को और पेरेंट्स को काउंसलिंग भी दी कि ये जो हम लोग प्रेशर डालते हैं बच्चों पे, बहुत क्रूशियल ईयर है। कुछ क्रूशियल नहीं है, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन ज़िंदगी जब डिफ़िकल्ट टाइम होता है उसमें जैसे आपको तैरते रहना है, फ्लोट रहना है। और जब अच्छा टाइम है उसको एंजॉय करना है, लेकिन गिव अप कभी नहीं करना। ये मेरा, अगर आज जो यहाँ सुन रहे हैं, अगर एक मैसेज अगर अपने आप बच्चों को दे दें, इतना स्ट्रेस मत दीजिए बच्चों को। जो बच्चा 40% लाता है वो भी बहुत अच्छा करता है, जो 90% लाता है वो भी बहुत अच्छा करता है। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी को थोड़ा सा एक नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए और गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। अवेयरनेस की आपने बात की, तो गुरुग्राम के जो लंग्स कहा जाता है, NCR के लंग्स कहा जाता है, अरावली को लेके आप बहुत काम कर रहे हैं जी। आपको कैसे लगा, कहाँ से इंस्पायरेशन मिली कि मुझे NCR के लंग्स के लिए काम करना है? आप ENT सर्जन है, गुरुग्राम के लोगों के लिए आप आंख कान के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके बाद लंग्स के ऊपर गए, वो भी दिल्ली NCR के। देखिए, जब से मैं गुड़गांव दिल्ली में 2002 से रह रही हूँ और 2009 से मैं गुड़गांव में हूँ, तो यहाँ एक नया फिनोमिनन देखा कि ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे घर में बच्चों के पास नेबुलाइजर था। जब मैंने गुड़गांव में प्रैक्टिस शुरू की, बहुत अजीब लगा। हर तीसरे बच्चे, चौथे बच्चे को नेबुलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें समझ आया कि ये पोल्यूशन की वजह से है। और आपको याद होगा 2019 नवंबर में चिल्ड्रंस डे पे इतनी गंदी एयर क्वालिटी हो गई थी कि स्कूल शट डाउन करने पड़े। और मेरे दोनों बच्चों ने उस दिन स्कूल में परफॉर्म करना था और वो दोनों इतने उदास हुए। और उस दिन मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो, यहाँ की हवा पे हमने बदलाव लाना पड़ेगा। एंड आई हैव मेट अ लॉट ऑफ लाइक माइंडेड पेरेंट्स। 2019 दिसंबर में, आपको शायद याद होगा, लेजर वैली में पार्क में ऑलमोस्ट 6000 लोग, एपॉलिटिकल लोग गुड़गांव के निकले और कहा कि हम क्लीन एयर की डिमांड करते हैं। मैंने वहाँ कहा था कि अगर यही चलता रहा तो सबको मास्क पहनना पड़ा। और 6 महीने बाद जब से कोविड आया तो सभी को मास्क पहनना पड़ा। लेकिन वो चाहे वो कोविड की वजह से हो या एयर क्वालिटी की वजह से हो, हमारी सरकार जो है एयर क्वालिटी पे बिल्कुल गंभीर नहीं है। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि पोरबंदर से पानीपत तक हम ग्रीन रेवोल्यूशन ले आएंगे, हम ग्रीन कॉरिडोर बना देंगे। आप न्यूज़ अनाउंसमेंट्स में, जब COP20 की एक मीटिंग हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था। और जमीन पे देखिए, जो अरावली आपके पास बचे हुए हैं, वहाँ पे डेली फार्म हाउस कट रहे हैं। सो इट इज समथिंग टू बी वेरी वरीड अबाउट। और देखिए, जो सोना एक्सप्रेस वे है,
वहां के लिए 10,000 पेड़ कटे थे 8 साल पहले की बात। अब रोड वो तैयार हो गया है और आरटीआई से पता चला है कि नॉट इवन अ सिंगल ट्री वाज प्लांटेड। कॉम्पेंसेटरी जो रिफॉरेस्टेशन होता है कि 10 गुना पेड़ प्लांट करेंगे, 10,000 के उन्होंने 1 लाख तो छोड़िए, एक पेड़ भी नहीं प्लांट किया। और जब हरियाणा सरकार से पूछते तो कहते हैं हमारे पास ट्रीज लगाने के लिए जगह नहीं है। आप ये सोचिए कि आपके पिछले 8-10 वर्षों में 5.8% फॉरेस्ट कवर था, आज 3.6 रहा है, 2.5-2% कम हुआ है। हमारे बच्चे सांस कैसे लेंगे? और आप और मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके दिखेंगे। और आपको याद होगा कोविड के समय में जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला था, उस ऑक्सीजन की आप वैल्यू नहीं समझ रहे हो, पेड़ काटते जा रहे। मुझे डेवलपमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, इट हैज टू बी सस्टेनेबल। एंड इफ यू आर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। छेड़छाड़ तो हम कर रहे हैं, हम लोग तो पूरे अर्थ को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इतना भी लालच नहीं होना चाहिए, इतना भी ग्रीड नहीं होना चाहिए कि हमारे देखते देखते खत्म हो जाए सब कुछ। थोड़ा सा पॉलिटिकल सेक्शन की ओर हम चलते हैं। अगर मैं 5 नेताओं का नाम लूं कि आप प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं, तो जैसी बात है आम आदमी पार्टी साहब अरविंद केजरीवाल का नाम लेना चाहेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बीजेपी के अंदर नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी दोनों में से प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी को चुनना हो, तो आप किसको सजेस्ट करेंगे? देखिए, बीजेपी की डिसीजन है, वो डिसाइड करें, ये मेरा डिसीजन ही नहीं है, तो मैं इस पे कोई बोलते हैं ना बाकियों के प्रॉब्लम में अपने आप घुसने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जनता जो है वो डिसाइड करेगी कि पिछले 10 सालों में जितनी महंगाई हुई है, जितनी बेरोजगारी हुई है, जितनी सफरिंग हुई है एक आम इंसान को, आप कुछ हैंडफुल बिलियनर्स को छोड़ दीजिए जो रिच एंड रिचर होते गए हैं, एक आम इंसान जो है जो अपना घर चलाना उसको मुश्किल हो गया है। मेरे पास 6 लोग काम करते हैं। प्रधानमंत्री के जो अगर हम कामों की बात करें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? -5। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बड़े फ्लुएंटली यहाँ पे आपको जवाब मिल रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात आई, उनके कामों की बात आई, तो सारिका वर्मा का कहना है कि -5 उन्हें नंबर देना चाहेंगे। तो मैम कारण भी जान लेते हैं, कोई 5 कारण? जी, 5 कारण है। उन्होंने जनता से झूठ और झूठ और झूठ बोला है। उन्होंने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन से फायदा होगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मतलब इतने सारे झूठ बोले कि कहाँ से गिनवाई शुरू करूं। पर डिमोनेटाइजेशन मुझे लगता है कि देश के साथ एक बहुत भद्दा मजाक था। एक बिना सोचे समझे, बिना प्लान किए आपने पूरे देश के 135 करोड़ लोगों की जिंदगी में नाश जो भरा है ना, ये अच्छा नहीं है। आपने 90% लोग जो है, आपको पता है कि दे अर्न लेस देन 20,000 अ मंथ। उनके पास कितने पैसे थे, कितना पैसा निकल के आया, जबकि 99.5% तो कह रहे कि सारे नोट वापस आ गए। तो दैट वो जो था बहुत गंदा डिसीजन था। जिस तरह इन्होंने आज रात 12 बजे से घर से बाहर कोई निकले, इतना घटिया जो इन्होंने लॉकडाउन किया है, द वर्स्ट एंड द मोस्ट हार्शेस्ट लॉकडाउन इन हिस्ट्री, 55 डेज का लॉकडाउन, जिसमें न जाने कितने लोग मर गए। लेकिन इस डिसीजन से कितने हजारों लोग, मतलब मेरा रूह कांपती है कि जनता जो है किस तरह पैदल हजारों किलोमीटर गई, उनके ऊपर केमिकल बरसाए गए, उनको किस तरह जानवरों की तरह ट्रीट किया। तो मतलब इनके जो, क्योंकि इनके माइंड में इनको ना, जिस देश में आप यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 135 करोड़ पीपल, और आप डिसीजन लेते हो कि ये जो 20% लोग हैं, 22% लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, उनके लिए मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए डिसीजन। वो सोच ही नहीं रहे कि गरीब आदमी के पास कल का राशन है या नहीं है, और आप कह दे रहे हो कि 1 महीने के लिए घर से बाहर मत निकलो। मुझे लगता है इतना निर्दयी डिसीजन, इतना अनसाइंटिफिक, निर्दयी। आई नो न्यूजीलैंड ने ऐसा ही एक बहुत तगड़ा लॉकडाउन किया, 28 डेज का, इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, बट दे गेव 48 आवर्स कि अगर आपको अपने पेरेंट्स को कहीं से लेके आना है, अगर आपको राशन स्टॉक करना है, उन्होंने 48 घंटे दिए जनता को। ये तरीका होता है कि आप 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, इस दिन के बाद जिसको जहां घर जाना है, जिसको अपने पेरेंट्स को लेके आना है। मेरे पेरेंट्स जो है 1 महीने के लिए 55 डेज, मतलब उनकी हालत खराब हो। 3 सर्वेंट्स हैं, एक भी नहीं था। दे वर एट द एज ऑफ 75, माई फादर वॉज डूइंग द डिशेज। मुझे लानत है कि आप अपने बुजुर्ग पेरेंट्स का ध्यान भी नहीं रख सकते। ना मैं उनको अपने पास बुला सकी, ना मैं वहां जा सकी उनका देख रेख करने के लिए। इट वॉज अ डिस्गस्टिंग थिंग टू डू टू द कंट्री। तो मुझे लगता है तीसरा, जब उन्होंने ऑक्सीजन पे जो जिस तरह पॉलिटिक्स खेला, आपको याद होगा कि दिल्ली शहर में जो सबसे ट्रेन, मतलब दिल्ली की जो ऑक्सीजन है वो डाइवर्ट कर दी गई। आप प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है कि ये स्टेट में बीजेपी है तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन दूंगा, यहाँ पे आम आदमी पार्टी है तो इस जनता को मार दिया जाए। मुझे लगता है इससे निर्दयी कोई एक्शन नहीं हो सकता। दीज आर थिंग्स दैट यू नो दे रिवोल्ट माई सोल। मुझे लगता है अगर
कभी आप पोजीशन ऑफ पावर में आते हैं, फिर आप पार्टी को एक तरफ छोड़ के आप देश के बारे में सोचें। आप सोचें कि मैं 135 करोड़ में से ज्यादा लोगों की मदद करूं, यानी कि मेरे साथ जो बैठा हुआ है जिसने मेरे कैंपेन में बस 5,000-10,000 करोड़ लगाए, जिसके प्लेन में मैं बैठ के इलेक्शन कैंपेन किया, जिसके प्लेन में मैं जाके फ्रांस में डील किया, उसका मैं साथ दूं, बाकी सब जाए भाड़ में। मैं मोर के साथ बैठ के फोटो खींचूं, आई एम सॉरी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। If you want to be a world leader, if you want to be written down in history, then you have to be a certain level. आपकी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको याद रखें कि हाँ इतना अच्छा आदमी था। मैम पॉलिटिकल से अगर हम थोड़ा सा फिर टर्न आउट करते हैं जी, आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा पल और ऐसे शौक आपके कि जो आप चाहते हैं कि अभी आप ENT सर्जन हो चुके हैं, हेल्थ में है, आप सोशल लाइफ के अंदर है, लोगों से मिल रही हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे कि मैं करना चाहती हूँ लेकिन समाज क्या करेगा, कुछ ऐसे शौक आपके? नहीं, कोई इंसेन शौक पाले नहीं है। अगर मेरा बैकअप डिसीजन जो था, अगर मैं मेडिसिन में नहीं घुसती तो मैंने NIFT की फॉर्म भर रखा था। तो फैशन में मुझे बहुत रुचि है। कई बार जैसे मेरी फ्रेंड के एक अपना टेलरिंग यूनिट है, तो मैं वहाँ जाके फैब्रिक को देखती हूँ, जैसे मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इसका हम ये बना सकते हैं, वो बना, तो वो मुझे एक डेफिनेटली शौक है, उसका मेरे पास टाइम नहीं है। बाकी मैंने अपने आप को, आई पेंट अ लॉट। मैं जब समय होता है तो मैं ऑयल पेंटिंग करती हूँ। जब कोविड के टाइम में वी आर अलाउड टू कीप आवर क्लिनिक ओनली फॉर आधा दिन ही हम क्लिनिक खोल पाए, तो उस टाइम मैंने ऑलमोस्ट 25 से 30 पेंटिंग्स बनाई जो मैंने अपने फ्रेंड्स को दिवाली पे गिफ्ट की। तो ये मुझे लगता है कि बहुत मेरी एक हॉबी है जिसके लिए मैं अब टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। आपकी कॉलेज लाइफ की अगर हम बात करें या स्टूडेंट लाइफ की हम बात करें, कुछ ऐसी शरारतें होती है जो लाइफ टाइम हमें याद रहती है? नहीं, मैं बहुत स्टूडियस टाइप की थी। मेडिकल कॉलेज में ना ज़्यादा शरारत नहीं होती है, और सिर्फ हमारे जो अच्छे जो मोमेंट्स थे वो था कि मैं स्कूल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मिस KMC मिस टॉम बनी थी। तो 3-4 साल जो हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे उसमें हम हमारी व्यूअर ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, तो हम उसमें हम बहुत इंजॉय करते थे और पार्टिसिपेट करते थे। उसके अलावा हम पढ़ते बहुत ज़्यादा थे, और मेडिसिन में पढ़ना ही पड़ता है, तो हमारा सिर्फ एक चीज़ होता था कि जब भी एग्जाम खत्म होता मूवी ज़रूर देखने जाते थे। दैट वाज द ओनली थिंग। अदर जो हमारे व्यूवर्स हैं उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं मेडिसिन की तैयारी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उस लाइन में जाने का प्रयास कर रहे होंगे, कंपटीशंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो एग्जाम्स की तैयारी कैसे होती है ये तो सभी बताते हैं, लेकिन एग्जाम्स के स्ट्रेस को खत्म कैसे करना है? ऐसा स्ट्रेस डिपेंड करता है आप किस तरह आप उसको लेते हैं। आपको पता है कि आपको पढ़ना है, एक होता है कि एक गोल है आपने सेट कर लिया कि मेरे को ये बनना है, पर ये जरूर तय करिए कि आप दिल से वो बनना चाहते हैं कि वो पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए बनना चाहते हैं, मेरे पापा बोल रहे हैं इंजीनियर बनो इसलिए बन रहा हूँ, या मैं सच में इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहता हूँ। तो स्पेशली फॉर मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन की लाइन बहुत लंबी है। स्कूल के 14 साल के बाद 16 साल मैंने पढ़ाई की है, टिल द एज ऑफ 33 आई वाज स्टडिंग। तो अगर आपको मेडिसिन में घुसना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्यों घुसना है। अगर पैसे बनाने के लिए घुस रहे हैं तो बिल्कुल मत बनिए, क्योंकि डॉक्टर से, मेडिसिन से तो आसान बहुत तरीके हैं जिससे आप पैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि आप किसी की दर्द को कम करना चाहें, आप लोगों को बचाना चाहें, कई लोग हैं जो सर्जरी के लिए बहुत पैशनेट है जिसके लिए आप सर्जन बनते हैं, तो आप दिल लगा के, मन लगा के पढ़िए, चाहे आपको 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, और आप कोशिश पूरी तरह से करिए। लेकिन एक्सेप्ट डेस्टिनी। मान लीजिए आपने प्रयास किया, नहीं हुआ, नहीं आई रैंक, या आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है, आपके पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते, तो आप ये सोचिए कि दिस इज नॉट माई लाइन, भगवान मुझे दूसरी दिशा में लेना चाहते हैं, वो मेरी शायद डेस्टिनी हो। क्योंकि अपनी लाइफ की बता रही हूँ, जब मैं गंगाराम में थी 6 साल और उसके बाद हम लोग गुड़गांव शिफ्ट हुए, तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने वहाँ का ENT डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, और मुझे लगा कि मैं सारी ज़िंदगी जिसके लिए पढ़ी हूँ ना, उस मुकाम पे मैं पहुँच गई हूँ। बहुत खुश थी, बहुत सर्जरीज करी थी, 1 साल मैं वहाँ रही। सडनली वहाँ पे पीछे मैनेजमेंट चेंज हो गया, उन्होंने ओवरनाइट मुझे कहा कि या तो आप सुबह से शाम काम करिए 8 AM to 8 PM, या छोड़ दीजिए। तो मैं अपने अप्रैल वहीं छोड़ के आ गई, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और मैं 8 AM to 8 PM काम नहीं कर सकती थी। तो बहुत ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि आपको लगता है ना दिस इज़ योर ड्रीम जॉब, मैं यहीं के लिए आना, और छूट गया। पर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड इट्स ओके टू बी डिप्रेस। मैं खूब रोई, फिर आई गॉट ओवर इट, आई स्टार्टेड साइकिलिंग, मैंने लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग शुरू की। और अब देखिए, बिकॉज अगर मैं वहाँ रहती तो शायद मैं इतना कुछ नहीं करती। आज मेरे पास आई हैव क्रिएटेड अ चेन ऑफ 12 क्लिनिक्स, मेरे अपने नाम से क्लिनिक्स हैं जो 5 सिटीज़ में 12 सेंटर हैं। मैं अब अपने आप एक ब्रांड बन गई हूँ। एलर्जी अगर आप सर्च करेंगे पूरे इंडिया में तो मैं टॉप 3 में आती हूँ। अगर उस हॉस्पिटल की मैं एक ENT सर्जन बन के रह जाती तो शायद ना बनती। तो अगर मेरी डेस्टिनी में मेरा नाम बड़ा होना लिखा था
तो आप उस डेस्टिनी को एक्सेप्ट करिए। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए और वो मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, शुक्राना करिए, और नहीं मिलती है तो और भी ज़्यादा शुक्राना करिए, क्योंकि गॉड आपको उस दिशा में ले जा रहे हैं जो आपको आपकी सच में डेस्टिनी है। एंड आई डू बिलीव दैट हर इंसान की ज़िंदगी जो है बहुत, हम अर्थ में आए हैं खुश रहने के लिए, हम यहाँ मिजरेबल रहने और अनहैप्पी रहने के लिए नहीं आए हैं। मैं आई जेन्युइनली बिलीव दैट हर दिन आपको खुश रहना है। ये नहीं कि मैं ये बन जाऊंगा उसके बाद खुश होऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा उसके बाद खुश होऊंगा, मैं पीजी करूंगा। खुश आज रहिए, बाकी सब चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। लाइफ के अंदर ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर किसी के अलग अलग टारगेट्स होते हैं, और एक टारगेट अचीव होने के बाद नेक्स्ट टारगेट होता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही आपके भी टारगेट्स होंगे, आपने भी कई मुकाम हासिल किए। पहले एजुकेशन की बात करें, उसके बाद सर्जन की बात करें, उसके बाद फिर आप पॉलिटिक्स में आए। तो अभी लाइफ का टारगेट क्या है? अभी जो इमीडिएट टारगेट है वो तो आपको पता ही है, पर इलेक्शन नहीं कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ अगर आप ये मेरा शहर मुझे एक्सेप्ट करे और मेरी पार्टी मुझे लड़ाए तो मैं इस शहर की मेयर बनना चाहती हूँ। मुझे सच में विश्वास है कि पढ़े लिखे लोग अगर आएंगे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, साइंटिफिक तरीके से इस शहर की जो प्रॉब्लम सुलझाएंगे, तो ये शहर हम सब के लिए अच्छा हो सकता है और धीरे धीरे पूरा देश अच्छा हो सकता है। आई जेन्युइनली बिलीव दैट साइंस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अनसाइंटिफिक तरीके से जिस तरह पॉलिसीज़ बन रही हैं और बिना सस्टेनेबिलिटी के, बिना दिमाग लगाए जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, ये पूरे शहर को नुकसान कर रही हैं। तो मेरा इमीडिएट ड्रीम तो ये है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है इलेक्शन से भाग रही है। मैम, ये इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक चर्चा यहाँ पे शुरू करी थी कि मेयर उम्मीदवारी के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ प्रयास करना चाहते हैं, तो गुरुग्राम के अंदर अगर ट्रैफिक की बात करें तो मेट्रो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। और उसके बाद अभी कल नितिन गडकरी जी आए, उन्होंने वहाँ पे कहीं ना कहीं जो हाईवे उनके द्वारा बनाई जा रही है, उनके दिशा निर्देशन बन रहे हैं, उसको चेक करने के लिए आए थे। तो क्या कहना चाहेंगे कि हाईवे बन सकते हैं, मेट्रो आगे नहीं आ सकती? पॉडकास्ट जो टैक्सी थी वो गुरुग्राम का प्रोजेक्ट था, नोएडा में चला गया। तो अगर मेयर कैंडिडेट की बात करें तो क्या विजन है? देखिए, गुड़गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं। ट्रैफिक उसमें से एक है, सीवर उसमें से है, रोड्स की दुर्दशाएं है, मेट्रो बनी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं। अगर आपको कहीं जाना है या तो आप बाइक लेंगे, अपनी कार या बाइक लेंगे, या आप उबर बुलाएंगे, है ना। तो एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही अनप्लान तरीके से ये शहर बना है। और हमारी ज़िंदगी में मतलब 2001 से हम देख रहे हैं कि नया गुड़गांव जब शुरू हुआ, MGF रोड से शुरू, मॉल वगैरह बने तब से शुरू हुआ है। तो 20 साल में या 22 साल में, एक मैं उस दिन डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, कह रहा था दैट गुड़गांव हैज बिकम अ सिटी दैट यू लर्न कि क्या नहीं करना चाहिए। एक सिटी बनाते हुए आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये शहर आपको दिखाता है। वी हैव बिकम अ मॉडल ऑफ मिस गवर्नेंस। ये शर्म की बात है। और आई मीन द थिंग इज दैट कई सरकारों ने, पहले NLO की सरकार थी, उन्होंने लैंड बांटी लोगों से। उसके बाद हुडा की कई साल सरकार रही, 10 साल, अब 9 साल खट्टर सरकार के हो गए। तो मैं तो तीनों ही पार्टीज को इसके रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप एक शहर या एक स्टेट के रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप आंखें बंद नहीं कर सकते। और मैं हर बार साइंस पे आ जाती हूँ। सी देयर आर मेनी रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन। उसको आप पार्ट वाइज कम करेंगे तो एयर पोल्यूशन जो है व्हीकल्स की वजह से 32 to 38% है, रोड डस्ट की वजह से। इन हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। अब ये जो खिड़की दौलत टोल है कि 6 वर्षों से तो हम ही सुन रहे हैं, CM बोलते हैं कि इसको हम हटा देंगे। उस टोल के हटने से, जिस तरह आपको याद है कि दिल्ली और गुड़गांव के बीच में टोल था, एम्बियंस मॉल के पास में, इतने परेशान होते थे। हमारे सामने बना है 16 एक तरफ, 16 दूसरी, 32, इतना बड़ा टोल शायद ही कहीं हो, लेकिन फिर भी उनका इतना जैम रहता था। फाइनली उसको हटा दिया गया। सिमिलरली दिस टोल हैज टू गो। पर ये है कि इसको ये मिल्क कर रहे हैं। जैसे अब पंजाब सरकार है, वो कितने टोल हटा चुकी है, जनता के बारे में सोच रही है ना। ये सरकार जनता के बारे में नहीं सोच रही। इनका इतना अहंकार है। और कई, आई एम सॉरी टू से, मैं बीजेपी के लोगों से मिलती हूँ, कहते हैं कि नहीं, काम तो हमारी सरकार ने किया नहीं है, लेकिन जनता हमें ही वापस लाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी के नाम से हम बस वापस वोट लेते रहेंगे। सिमिलरली अभी जो अल्कोहल की जो पॉलिसी आई है, यही लोग हल्ला कर रहे थे कि दिल्ली में होम डिलीवरी होने वाली है, हमने तो उसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मेरे घर के जो RWA के अंदर भी क्लब बनेगा जहाँ शराब बिकेगी। तो ये, और ये ऑफिस के अंदर, जिस ऑफिस में 5,000 लोग काम कर रहे हैं, वहां पे आप कर सकते हैं। तो क्या शराब बेचना
और उससे रेवेन्यू कमाना इतना जरूरी है कि आप लोगों के हेल्थ के बारे में ना सोचे, लोगों के परिवार के बारे में ना सोचे। जो आदमी डेली शराब एक्सेस कर, मान लीजिए वो अपने ऑफिस से निकलता है, स्पेशली रेस्टोरेंट जाता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, वहां से वो उबर लेके जाता है कि नहीं आज मैं ड्रंक ड्राइविंग नहीं कर सकता, वो बंदे को अपने नॉर्मल लाइफ जो है बदलनी पड़ती है ड्रिंक करने के लिए। अब उसको ऑफिस में ही शराब मिल जाएगी, वो घर जाके रोज अपनी बीवी को परेशान करेगा, मारेगा। मैम जब ऑफिस से निकलेगा तब भी वो ड्रंक ड्राइविंग करेगा, तो वो शायद फिर ऊबर लेके आएगा, मुझे नहीं पता। बिकॉज आई थिंक दिस लॉलेसनेस विल बिकम एक्सट्रीम। और जिसके लिए आप, जैसे हम फ्राइडे को हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कई कैफेज वगैरह में बहुत ज्यादा भीड़ होती है कि उनको लगता है कि फ्राइडे को हम पार्टी करेंगे, लेकिन अब यहाँ तो डेली हो जाएगा। आप इमेजिन करिए अगर कोई आदमी जाके ड्रिंक करके अपनी वाइफ को मतलब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो महिला क्या सोचेगी, अब मेरी जिंदगी नरक बन गई है। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और मुझे लगता है कि जनता, आई मीन द ह्यूमन राइट्स, जो जनता के बारे में सोचने वाले लोग चाहिए, ये लोग जो ऐसे बन गए हैं जिनको आपने चुना है, जिनका ना परिवार है ना घर है, इनको अपने दर्द ही नहीं होता कि बच्चा अगर बिगड़ जाए तो उसकी क्या पीड़ा होती है। वो पीड़ा तो तब होगी ना जब आपने घर बनाया हो, आपने बच्चे पाले हों। आपको बच्चों के फीस देते हुए जो आंसू निकलते पेरेंट्स के, हम समझ सकते हैं। 2020-21 में मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपको किसी को भी ट्यूशन फीस के अलावा कुछ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हर स्कूल को ने चार्ज किया बाद में, क्योंकि इन्होंने राइटिंग में नहीं दिया। मैं डीओई से मिली थी, बोली मैडम रिटर्न में आया ही नहीं। तो आप अनाउंसमेंट रेडियो पे करते जाते हैं, टीवी पे करते जाते हैं, लेकिन फॉलो अप आपका एक्शन नहीं होता, क्योंकि आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि आपका गवर्नमेंट चल जाती है। ट्विटर से नहीं, बस स्टेटमेंट, ये हेडलाइन गवर्नमेंट है, ये हेडलाइन बनाओ और काम करो बस। अगर हम बात करें आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से, कि आपने एजुकेशन किया, स्पोर्ट्स किया, गेम किया, साइकिलिंग की, कहीं ना कहीं आपको फैशन डिजाइनिंग का शौक था, तो लास्ट में आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही ऑल ओवर यही है कि खुश रहो, जिंदगी एक गिफ्ट है, आज है एंजॉय करो, कल किसी को पता नहीं, आप सुबह उठोगे नहीं, रात में हार्ट अटैक हो गया मर गए। आज एंजॉय करो, जिससे आप प्यार करते हो उनको, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, अपने सिबलिंग, सभी से बना के रखो, दिल में द्वेष मत रखो, कल हो ना हो। बिल्कुल, सारिका वर्मा का यही एक मैसेज है कि आज समुंदर को गुमान आया है, आज समुंदर को गुमान आया है, चलो मोड़ लो कश्ती वहीं जहां तूफान आया है। तो बिल्कुल हमें लाइफ के अंदर खुश रहना है, ऐसा सारिका वर्मा का कहना है। और इसी तरह विभिन्न पर्सनैलिटीज, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज, मोटिवेशन के लिए ये लगातार कार्यक्रम आपसे चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ, नई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ।